बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस टॉपिक के पहले हमने चैप्टर 1 डेवलपमेंट में सीखा है बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विच पीपल आर कैटेगराइज्ड इनटू द नरिश्ड सेक्शन, अंडर नरिश्ड एंड ओवरवेट। वहाँ पर हमने बॉडी मास इंडेक्स में ये सारी बातें डिस्कस की थी। नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज human development report. So before coming upon this topic directly, I want to discuss with you some of the few basic terms like how humans are considered as a resource, यानी कि humans को हम resource कैसे कह सकते हैं, how we can declare humans as a resource। तो इसका कुछ डिस्कशन आपने अपनी क्लास 9th में भी किया होगा कि when people और humans are declared as resources, उसी को हम वापस से यहाँ पर रिवाइज भी करते हैं और कुछ एड ऑन नॉलेज भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। ये जो बातें मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ये थोड़ी सी बियॉन्ड द बुक्स है, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आपके पास में बहुत अच्छे से जाए, है ना। क्योंकि बुक में तो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें केवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम से एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, वहाँ से हम इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको इसे मकअप नहीं करना है, यानी कि रटाफिकेशन पर नहीं जाना है, तो ये बेटर होगा कि हम वर्ड बाय वर्ड इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहला वर्ड आ रहा है इसमें ह्यूमंस। अब ह्यूमंस रिसोर्सेज कब बनेंगे? When humans are declared as resources, humans are declared as resources when they acquire knowledge, when they acquire education. In a scenario when a person becomes educated or skilled, then he or she has much greater contribution in the generation of national income। यानी कि जब कोई भी पर्सन पढ़ा लिखा होगा, स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, तभी जाकर वो अफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस रिसोर्स तब कहलाएंगे व्हेन दे एक्वायर नॉलेज, स्किल्स और सम ट्रेनिंग। और इसके बाद अब अगली टर्म हम सीखने जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? व्हेन ह्यूमंस आर डिक्लेयर्ड एज रिसोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? कैपिटल इज एनीथिंग विच इज यूज्ड फॉर फर्दर इनकम जनरेशन। यानी कि कैपिटल ऐसी कोई भी वो चीज है जो आपको इनकम जनरेट करने में मदद करती है, उसे कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल कैन बी आइदर फिजिकल और ह्यूमन, यानी कि जो कैपिटल है वो फिजिकल भी हो सकती है और ह्यूमन भी हो सकती है, यानी कि दोनों कैटेगराइजेशन हो सकते हैं इसके। फिजिकल कैपिटल जैसे फैक्ट्रीज हो गई, मशीन्स हो गई, है ना, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, जो हैवी प्लांट जैसे सीमेंट प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट, ये सब आते हैं फिजिकल कैटेगरी में। यानी कि कैपिटल की भी कौन सी कैटेगरी? फिजिकल कैपिटल की कैटेगरी में। लेकिन हमें तो कौन सा वर्ड सीखना है यहाँ पर? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स द स्टॉक ऑफ स्किल्स, expertise, knowledge present in a nation at a moment of time। यहाँ पर मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। It is what? It is stock of knowledge, skills, expertise। We are using the term stock for the explanation of human capital। स्टॉक मीन्स द क्वांटिटी विच इज अवेलेबल एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने स्किल्ड पर्सन्स हैं, कितने एजुकेटेड पर्सन्स हैं, कितने ट्रेंड पर्सन्स हैं, उनके नंबर्स को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है,
तो कैपिटल वर्ड भी यहां से आपको क्लियर हुआ। कैपिटल इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर फर्दर इनकम जनरेशन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल इन नेचर, देख सकते हैं हम, मैं मशीन को देख सकता हूं, उसे छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, तो जिसे विच कैन बी सीन, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच्ड आर नॉन एज टेंजिबल। वाइल ह्यूमन कैपिटल क्या है? नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज। क्या इन्हें हम देख सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि देखिए वो नॉलेज है वहां पर, वो स्किल्स रखी हुई है या इतना एक्सपीरियंस है? नहीं, इट कैन बी फील ओनली। तो जिसे केवल फील किया जा सकता है उनके लिए वर्ड आता है intangible. That is the difference between tangible and intangible. So physical capital are tangible in nature, while human capital are intangible in nature. और human capital का मीनिंग क्या है? Human capital is the stock. Stock means what? The quantity available at a point of time. है ना, जिस समय पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, the moment which we are measuring the things is known as a stock. So the stock of knowledge, skills and expertise in a nation is known as human capital. ठीक है बच्चों, आप इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि ब्लैक बोर्ड पे क्या चीजें मेंशन हो रही हैं बियॉन्ड द बुक्स, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे बराबर से। अब ह्यूमन कैपिटल से हम एक नया वर्ड सीखेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करता हूँ उस वर्ड को। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड कम्स फ्रॉम क्रिएशन, यानी कि हमने ह्यूमंस को एज ए कैपिटल कितना क्रिएट किया है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल एज ए ह्यूमंस वी क्रिएटेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली व्हाट? इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन generate new set of skills, knowledge and expertise. What exactly is the human capital formation? It is a process, यानी कि it's not a one time activity. साल लगेंगे किसी भी पर्सन को एजुकेटेड करने में। हमें ऐसा नहीं है कि एक रात में हमने कोई चमत्कार किया या अलादीन का चिराग है जैसे उसे हमने एजुकेटेड बना दिया, नहीं। इट टेक्स ओवर द ईयर्स, है ना, इट टेक्स टाइम ओवर द ईयर्स, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म प्रोसेस। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसकी मदद से बाय विच वी जनरेट, हम क्या करते हैं, नए और कितना एड ऑन किया है हमने। ह्यूमन कैपिटल जितना था पहले, हमारे पास में इतने एजुकेटेड पर्सन्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड सो ऑन, लेकिन अब उनके अलावा आपने आने वाले साल में ओवर द ईयर्स आपने और कितना जनरेशन किया है, और कितने डॉक्टर्स जनरेट कर दिए, और कितने इंजीनियर्स जनरेट कर दिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So it is a process by which we generate new set of skills, knowledge and expertise. तो यहां से हमने इस टॉपिक पर आने के पहले क्या क्या टर्म्स क्लियर कर ली हैं। पहली टर्म, इन व्हाट केसेस ह्यूमंस आर डिक्लेयर्ड एज रिसोर्सेस, पहली चीज ये सीखी। सेकंड, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, और ह्यूमन कैपिटल के भी पहले मैंने आपको वर्ड क्लियर किया है कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, physical capital, human capital. Physical capital tangible in nature like buildings, human capital intangible in nature like knowledge. फिर human capital के बारे में बात किया। human capital क्या है? It is a stock
It is the total number of quantity available in a nation at a particular moment of time. टोटल क्वांटिटी किसकी? नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज की टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, उससे कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। फिर उस ह्यूमन कैपिटल में क्या कितना चेंज कर देंगे आप, हाउ मच अमाउंट ऑफ चेंज वी कैन जनरेट ओवर द इयर्स इज नॉन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। टर्म्स क्लियर हो रही है बच्चों? अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है? अभी तक मैं मेन टॉपिक पर नहीं आया हूं, अब मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल से रिलेट करूंगा मैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। एक यहाँ पे डिफरेंस टेबल जनरेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं ह्यूमन कैपिटल और राइट हैंड साइड पर लिखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसमें से एक पार्ट तो हम सीख चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक, द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल in a nation of knowledge, skills, expertise, doctors, engineers, professional, chartered in a nation at a particular point of time is known as human capital। तो human capital human development कब कहलाएगा? Human development बच्चों is basically an assumption, it is an assumption, it is a hypothetical part। हम ये assume करके चलते हैं कि education and health are indispensable to human well-being। indispensable मतलब attached हैं, किसी भी ह्यूमन के अच्छे जीवन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है हेल्थ एंड सेकेंड वन इज एजुकेशन। हेल्थ के भी पहले एजुकेशन आता है, यानी कि इफ ए पर्सन इज लिटरेट, इफ ए पर्सन इज एबल टू रीड एंड राइट, then he or she will understand the importance of healthy body। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, लिटरेट है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तभी वो एक अच्छे स्वस्थ शरीर यानी कि हेल्थी माइंड एंड हेल्थी बॉडी की इंपॉर्टेंस को समझ पाएगा। और ये दोनों चीजें जब उसे मिलेगी, these two things, the education and health are the integral part of a human development। Human development is basically a broader concept, while human capital is a narrow concept, है ना? Human capital तो केवल आपको वो नंबर बता रहा है, that is the meaning of human capital। This sort of doctors are available in a nation, this sort of trained people are available in a nation, this amount of skills are available in a nation, while human development is a assumption that human development will occur only and only when these two things are attached with humans। and what are those two things? first one is education and second one is health। अब हम बात करेंगे इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर, है ना? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं बच्चों की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसे कहा जाए। अब बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर आने के पहले आपको एक यूनाइटेड नेशंस के एक विंग के बारे में पता होना चाहिए। विंग यानी कि यूनाइटेड नेशंस का एक अलग से एक डिवीजन है, एक डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है बच्चों UNDP। आइए उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स ए सेपरेट विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इस विंग का, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इसका काम है एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना। UNDP पब्लिशेस रिपोर्ट्स एनुअली, और ये जो UNDP है ये जिस रिपोर्ट को एनुअली पब्लिश करता है उसे ही कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यहां तक हमें आना पड़ा? क्योंकि इसके पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस, जहां पर हमने अलग अलग नेशंस को इनकम के बेस पर कंपेयर किया था। और विच इनकम, कौन सा इनकम का एस्पेक्ट स्टडी किया था बच्चों हमने? एवरेज इनकम, यानी कि हम अलग अलग नेशंस की पर कैपिटा इनकम के बेस पर उन्हें डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग की कैटेगरी में शामिल करते हैं। लेकिन हमने साथ साथ एक और टॉपिक देखा था कि एवरेज इनकम के बेस पर हम कंप्लीटली ये डिक्लेरेशन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भी खूब सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे याद हो तो आपको हमने नेट अटेंडेंस रेशियो पढ़ा, उसमें IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पढ़ा है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पढ़ा, लिटरेसी रेट पढ़ा है ना। तो ये सारे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं जिनके बेस पर भी ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये जो फर्स्ट टाइम UNDP ने जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया उस रिपोर्ट का नाम था UNDP, है ना। अब सबसे पहले जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इसका ईयर था बच्चों, इस रिपोर्ट का ईयर था 1990। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में जिन इकोनॉमिस्ट ने मदद की थी, उन इकोनॉमिस्ट का नाम था महबूब उल हक, ये नाम है, ठीक है। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, है ना। ये दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन इन द बुक्स, है ना। मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर चुका हूं कि मैं बियॉन्ड द बुक्स जाकर आपको इस टॉपिक का इलेबरेटेड वर्जन डिलीवर कर रहा हूं, ताकि इस टॉपिक के इफ एंड बट्स सारे आपको क्लियर हो सके, है ना। हम मकअप नहीं कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, हम उसकी कंप्लीट नॉलेज ले रहे हैं। तो क्या सिखाया बच्चों मैंने यहाँ पर आपको कि UNDP ने जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उस रिपोर्ट को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? 1990 में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हूम? महबूब उल हक, ये पर्सन का नाम है जिनकी गाइडेंस में इस रिपोर्ट को सबसे पहले 1990 में पब्लिश किया गया। अब इस रिपोर्ट में किन पैरामीटर्स को शामिल किया गया, है ना। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो इस रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बात थी जिसके बेस पर हम नेशंस को डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग की कैटेगरी में शामिल करने लगे? तो उसके लिए इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स के बारे में बात की गई है, जिस इंडेक्स का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आइए उसके बारे में बात करते हैं। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बच्चों एक तरह का पैरामीटर, है ना, जो 188 नेशंस को रैंक करता है इन बिटवीन 0 to 1, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग 188 कंट्रीज की रैंक निकाली जाती है कि दे आर लाइंग इन बिटवीन 0 कैटेगरी और 1 कैटेगरी। इफ ए पर्टिकुलर नेशन लाइंग इन 0 कैटेगरी, यानी कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी नेशन का 0 आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? अगर किसी नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 आ रहा है तो क्या मीनिंग है? अगर किसी नेशन का HDI 0 से 0.5 यानी कि 0 से ज्यादा और 0.5 के बीच में आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? अगर किसी नेशन का 0.5 से 0.8 आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? और अगर किसी नेशन का HDI 0.8 से 1 के बीच में आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है ना। क्योंकि ये जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 0 और 1 के बीच में वो नंबरिंग करता है, ठीक है। कि 0 आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे, 1 आएगा तो कैसे पहचानेंगे। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है लो। अगर किसी नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 आ रहा है तो उस नेशन को कहा जाएगा या रखा जाएगा लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, लो, ठीक है। अगर 1 आ गया, लो इज द मिनिमम, 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज द हाईएस्ट वैल्यू। 1 आने पर कहा जाएगा
हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। 0 से 0.5 आया तो मीडियम, या ऐसे आप इसको समझिए 0.5 से 0.8 के बीच में आता है, ठीक है, 0.5 से 0.8 के बीच में आता है तो कहा जाएगा मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। और 0.8 से अगर ज्यादा आता है किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसे कहा जाएगा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर भी हाई है और इस जगह पर भी हाई कहा जाएगा। अब ये जो 0, 0.5, 0.1, 0.8, 0.7 ये कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग दीज वैल्यूज एंड हाउ यूएनडीपी रैंक्स 188 कंट्रीज, वो रैंक कैसे आती है, किस बेस पर हमने ये कैलकुलेशंस की है, अब उसके बारे में बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसे रब कर देते हैं बच्चों। तो यूएनडीपी ने जब ये HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया तो इसके लिए उसने 3 पैरामीटर्स को कंसीडर किया कि हम जो ये 0 और 1 ये इंडेक्स ऑब्टेन कर रहे हैं और अलग अलग नेशंस को रैंक कर रहे हैं, तो इन रैंक्स देने के पीछे क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या लॉजिक होगा, किस रीजन की वजह से हम ऐसा कर पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने 3 पैरामीटर्स कंसीडर किए। पहला पैरामीटर था बच्चों लॉन्गिटिविटी। क्या है इस लॉन्गिटिविटी का मीनिंग? लॉन्गिटिविटी का मतलब यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, आपकी बुक में मेंशन है बेटा, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो इसका मीनिंग भी ध्यान रखना। लॉन्गिटिविटी का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है, बर्थ यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर हम ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स तक हम सरवाइव करते हैं। इट रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन सर्वाइव्स आफ्टर टेकिंग हिज बर्थ, यानी कि और अगर मैं ईज करना चाहूँ इसे और अगर आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो कहा जाएगा कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन की लाइफ कितनी है, यानी कि औसतन वो कितने सालों तक सरवाइव करता है। तो ये होता है, इसकी रेंज होती है बेटा 25 ईयर्स से 85 ईयर्स के इन बिटवीन, यानी कि अगर 25 से कम है तो उसे पुअर माना जाएगा, 85 या उसके बियॉन्ड है तो उसे ग्रेट माना जाएगा, थम्स अप दिया जाएगा उसे, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है कि द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन सर्वाइव्स और लीव्स आफ्टर टेकिंग बर्थ, ये मतलब है। तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ? लॉन्गिटिविटी। दूसरे क्राइटेरिया पर आते हैं हम। दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों नॉलेज। नॉलेज मतलब एजुकेशन या एजुकेशनल अटेनमेंट। उसने अपनी थ्रू आउट लाइफ में कितनी एजुकेशन को अटेन किया है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट। अब इसके लिए दो तरीके से इसे समझा जाएगा यहाँ पर, है ना, यानी कि एजुकेशन में दो क्राइटेरिया आ गए। एक आ गया एडल्ट लिटरेसी रेट और सेकंड है GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब क्या है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दोज पीपल हु आर 15 और अबव इयर्स ऑफ एज, हाउ मच ऑफ पीपल आर लिटरेट आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो भी पर्सन्स 14 या 15 के एज ग्रुप में हैं उनमें से कितने लोग किसी भी एक लैंग्वेज को लिखना या पढ़ना जानते हैं, वो आते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट की कैटेगरी में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन हु हैव एनरोल्ड फॉर द स्कूलिंग इन द प्राइमरी, इन द मिडिल और इन द सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी तक, मिडिल स्कूल तक यानी कि 8th स्टैंडर्ड तक और सेकेंडरी तक यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक, कितने लोगों ने
अपना एडमिशन करवाया है, यानी कि कितने लोग उसमें एनरोल हो चुके हैं, एनरोल मतलब पार्टिसिपेट कर चुके हैं अप टू द सेकेंडरी एजुकेशन, वो काउंट ऑन होता है बच्चों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। इसका थर्ड कंपोनेंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, रहने का तरीका कैसा है, हाई है, लो है, मीडियम है, कैसा है। अब किसी भी पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे जज करेंगे बच्चों? हम इस टॉपिक को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जज होता है किससे? PCI यानी कि पर कैपिटा इनकम से, और पर कैपिटा इनकम को ही क्या कहा जाता है? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये चीजें हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड को समझने के लिए किस चीज का जानना जरूरी है? पर कैपिटा इनकम, नॉलेज या एजुकेशनल कितना अटेन किया है, कितनी एजुकेशन हासिल की है। अटेन करना मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। तो कितना एजुकेशन अटेन किया है उसके लिए हमें किन पैरामीटर्स को देखना होगा? एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। लॉन्गेटिविटी, लॉन्गेटिविटी मतलब कितने लंबे समय तक आप सर्वाइव करे हैं, उसे ही कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो इन तीन पैरामीटर्स के बेस पर HDI को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इसके बाद अब आते हैं कि इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके HDI की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो HDI की कैलकुलेशन होती है बच्चों इन तीनों के एवरेज से, यानी कि HDI इक्वल्स टू लॉन्गेटिविटी प्लस नॉलेज प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट HDI, है ना? बुक में नहीं है, नोटेड डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लीजिएगा। हाउ कैन वी कैलकुलेट और ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कैसे आएगा? बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल 3 पैरामीटर्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? 9-10 में मीन सिखाया आपने, है ना? मीन का फॉर्मूला सिखाया ना हमने। मीन कैसे ऑब्टेन करते हैं? x बार इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनका सम करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उस तरह से मीन आता है। यही चीज हमने यहां पर भी की है कि HDI इज व्हाट? HDI is an average of longevity, knowledge and standard of living। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला क्या है? तीनों को ऐड ऑन किया 3 कंसेप्ट से, इसलिए मैंने 3 का यहाँ पर डिवाइड कर दिया। समझ में आया बच्चों? अब इसी के बेस पर, यानी कि जो एवरेज आता है, ये एवरेज 0 से 1 की रेंज में आएगा। और 0 है तो क्या कहेंगे, 1 है तो क्या कहेंगे, 0.5 है तो उसे क्या कहा जाएगा, 0.5 से 0.8। अगर किसी का HDI आता है तो कैसे होगा? तो उसकी रैंक्स निकाली जाती है ना? उसके बेस पर हम रैंक्स को डिसाइड करते हैं कि विच नेशन आउट ऑफ 188 कंट्रीज कम्स ऑन व्हाट रैंक। तो ये रैंक बेटा जितनी कम होगी उतना ही किसी नेशन के लिए अच्छा होता है। तो HDI हायर द बेटर, हायर द बेटर, यानी कि HDI अगर 0.5, 0.8, 0.7, 0.6, 0.9 या 1 आता है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा उस देश के लिए। जबकि जो रैंक है वो लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, यानी कि रैंक जितनी कम रहेगी उतना अच्छा होगा। HDI हायर द बेटर, रैंक लोअर द बेटर। यानी कि अगर 188 कंट्रीज में से अगर इंडिया 173 प्लेस पर आता है तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है।
इंडिया के लिए कब अच्छी बात होगी? जब वो टॉप 50 में आएगा, टॉप 20 में आएगा, टॉप 10 में आएगा, टॉप 5 में आएगा या टॉप कैटेगरी में आएगा। तो रैंक लोअर द बेटर, HDI हायर द बेटर। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बुक में, NCERT बुक में बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो बीइंग ए इकोनॉमिक्स फैकल्टी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस टॉपिक का पीछे का और आगे क्या नॉलेज आपको मिलने वाली है, यही टॉपिक आप जब 12th क्लास में आते हैं तब इससे भी ज़्यादा इलेबरेटेड वर्जन्स में आपको सिखाया जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।